तो आज हम आप अध्ययन करेंगे कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उपादेयता क्या है। आयरलैंड के संविधान से हमने इन्हें ग्रहण किया। ये देश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं और साथ ही साथ ये हमारे देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की नींव फाउंडेशन रखते हैं। अब हम आप देखें कि प्रारंभ में जब ये नीति निर्देशक तथ्यों का अध्याय तैयार किया जा रहा, एट दैट टाइम संविधान निर्माण समिति के अंदर, संविधान सभा के अंदर भी इनका विरोध हो रहा था। प्रोफेसर केटी साहब वगैरह का मानना था कि ये केवल 9 वर्ष के उपहार या शुभकामना संदेश जैसी वस्तु हैं और इनकी कोई बड़ी उपादेयता नहीं है, क्योंकि इनके पीछे न्यायिक शक्ति नहीं है। न्यायपालिका से हम इन्हें लागू नहीं करा सकते। तमाम आलोचनाएं की गई कि ये बहुत अस्पष्ट हैं और आफ्टर ऑल इसमें भविष्य के नीति निर्माताओं के ऊपर और नीतियों के क्रियान्वयन करने वालों के ऊपर इनका जो है वो रखा हुआ है कारभार, लेकिन वो कहाँ तक इसके लागू करेंगे ये कुछ सुनिश्चित नहीं है। तो आफ्टर ऑल आप देखें, लेकिन फिर भी आप देखें कि 1951 प्रथम पंचवर्षीय योजना हमने लागू की और उसके बाद आप देखें क्रमशः पंचवर्षीय योजनाएं क्या हैं। जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति योजना बनाता है अपने उन्नयन के लिए, जस्ट लाइक दैट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रूस से ये मॉडल लिया और उन्होंने ये तय किया कि हम हर 5 वर्ष के लिए एक योजना बनाएंगे और उस योजना में हम अपने देश का एक उद्देश्य कि किस सेक्टर में हमें वर्क करना है उसका हम लक्ष्य बनाएंगे। तो आप देखें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर पहले हमने आप देखें कि जमींदारी का और जागीरदारी का उन्मूलन किया। इसका हमने बाकायदे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में भी है ना और 24 में भी शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमने ये दिया है कि बेगार वगैरह को शासन या राज बढ़ावा नहीं देगा। और आप देखें क्रमशः कानून बना करके हमने चकबंदी की और बड़े बड़े जो जमींदार थे जिन पे बहुत ज़्यादा लैंड थी, इवन हजार बीघे ज़मीन थी लोगों के पास, और वो अनधिकृत रूप में अपने चरवाहों के नाम पर, इवन जो जानवर होते थे डॉगीज वगैरह, उनके नाम पर ज़मीन जो है लिखाए रहते थे। सरकार ने इसकी जांच कराई और आफ्टर ऑल आप देखें गरीब और निर्धन लोगों को भी बाकायदे ज़मीन का वितरण किया गया। तो आप देखें क्योंकि हमारे नीति निर्देशक तथ्यों में ये वर्णन किया गया है कि आफ्टर ऑल समाजवादी सपने के तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा समानता लाने का प्रयास करेंगे और गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है उसको कम करेंगे। नेक्स्ट आप देखें पंचवर्षीय योजनाएं, इनका सीधा उद्देश्य ये था कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो सपना बुना है संविधान निर्माताओं ने, उस सपने को कैसे पूरा किया जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में आप देखते हैं कि नीति निर्देशक तथ्यों के अंतर्गत हमने देखा है कि सरकार कृषि एवं पशुओं की हालत में सुधार करेगी। तो आप देखें प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना बुना। आप देखें दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने मेन प्राथमिकता जो है उद्योगों को दी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि और उद्योगों दोनों को सम्मिलित कर दिया। तो आफ्टर ऑल आप देखें कि ये जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, इनका जो उद्देश्य था वो यही था कि आफ्टर ऑल नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो सपना संविधान निर्माताओं ने बुना था, उन सपनों को क्रमशः पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा कैसे पूरा किया जाए। आप देखें हमने तमाम क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की है और हर क्षेत्र में आज हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। तो इसके लिए क्रेडिट बहुत कुछ इन पंचवर्षीय योजनाओं को देना चाहिए कि कृषि, उद्योग और बाकायदे समग्र क्षेत्र में जो आर्थिक हमने विकास किया है
उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। वो बात अलग है कि आज कोई भी शासक ये कहने लगे कि जो कुछ देश में दिखाई दे रहा है उसकी क्रेडिट मुझे दी जानी चाहिए। तो आप लोग दूरदर्शी हैं, आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से क्रमशः जो है 50-60 वर्षों में इस देश का फाउंडेशन रखा गया, सड़कों का विस्तार किया गया, उद्योग धंधे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये जो भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर के जो कल कारखाने हैं ये हमारे देश के आधुनिक मंदिर हैं। क्यों? क्योंकि लोहा हमारी अर्थव्यवस्था का आधार, रेल की पटरियों से लेकर के भवन निर्माण, एवरीवेयर लोहे के बगैर हम नहीं रह सकते। तो ऐसी कंडीशन में आप देखें कि हमने पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश को बाकायदे आत्मनिर्भर बनाया और अपने नीति निर्देशक तत्वों में जो सपना बुना गया था उसको क्रमशः पूरा किया। फिर आप देखें पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना। अनुच्छेद 40 में गांधी जी से प्रेरणा लेकर के पंचायती राज व्यवस्था का सपना बुना गया था। इसी दिशा में आप देखें कि आज 2.5 लाख पंचायतें देश में बढ़ कर 2,50,000 है ना। और ये आप देखें भारतीय संविधान में 1993 में जो हमने 73वां संविधान संशोधन किया और ठीक एक साल बाद 74वां संविधान संशोधन किया और उसके द्वारा आप देखते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था को बाकायदे हमने संवैधानिक जामा पहनाने का काम किया। तो इस तरह आप देखें कि ऐसा नहीं है जो लोग कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों में जो बातें कही गई हैं वो मात्र एक सपना है और उनका क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है, उपदेश मात्र है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बाकायदे पंचायती राज व्यवस्था जो आर्टिकल 40 में जिसका वर्णन किया है, बाकायदे बलवंत राय मेहता समिति है ना, उसने बाकायदे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। आज कोई प्रदेश छोटा या बड़ा है उस आधार पर हम कहीं कहीं पर त्रिस्तरीय चला रहे हैं, यानी बलवंत राय मेहता का अनुकरण कर रहे हैं, और जो छोटे प्रदेश हैं वहाँ हम 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट आप देखें अनुसूचित जाति जनजातियों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जो भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने समय समय पर बनाई हैं और उनके उन्नयन उत्थान के लिए इवन उनका रिजर्वेशन वगैरह कोटा भी बढ़ा करके बराबर काम किया जा रहा है। और इस तरह से नीति निर्देशक तत्वों में जो सपना बुना था वो पूरा हो रहा है। कृषि और कुटीर उद्योगों का विकास गांधी जी का सपना था कि हमारा देश कृषि प्रधान है। तो ऐसी कंडीशन में कृषि में मॉडर्न जो मेथड है, आधुनिक पद्धतियां हैं, उनको हमें अपनाना चाहिए और साथ ही साथ कुटीर उद्योगों को हमें बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि भारत की जो अधिकांश जनता है सम्मिलित आबादी है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिच क्लास बहुत कम है और ज़्यादातर आप देखें कि देश की जो पुरानी अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह ऐसी कृषि और कुटीर पर ही आधारित थी। तो ऐसे में सरकारें आप देखें बाकायदे जो बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार ने बनाई और इस समय मोदी जी भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बाकायदे वो चाह रहे हैं हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो और अपने हाथों से काम करे। तो उस आधार पर आप देखें कि ये जो कृषि और कुटीर उद्योगों वाला पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा इसको हमने आगे बढ़ाया है और साथ ही साथ कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार बराबर सहायता दे रही है कि आप जो खासकर हाई स्कूल पास हैं या इंटर किए हैं या ग्रेजुएट हैं तो वो अगर अपना खुद का कुटीर उद्योग लघु उद्योग लगाना चाहें तो सरकारें उसके लिए बाकायदे प्रदेश सरकारें भी दे रही हैं और केंद्र सरकार भी सहायता दे रही है। महिला उत्थान के लिए ढेरों कानून हमने बनाए हैं। वो बात अलग है कि कहते हैं सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल है, कि जागरूकता का अभाव है और आफ्टर ऑल ये जो सोशल मीडिया वगैरह है इन सब की वजह से भी अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, है ना। और सरकारों ने थोड़ा कानून थोड़े हार्ड होने चाहिए कि महिला उत्थान में आप देखें खासकर अगर हम ग्रामीण परिवेश में चले जाएं तो 1/3 सीटें जो है हमने महिलाओं को प्रदान की हैं और संसद में भी आप 1/3 बाकायदे उनकी सीटें हों इसके लिए कानून बना दिया है। तो महिला उत्थान के लिए बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं।
तेजी से और बहुत सारे कानून इस क्षेत्र में बना करके जो सपना बुना था भाग 4 में उसे पूरा किया जाए। मद्य निषेध, गांधी जी का सपना था कि ये शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन आप देखें कि मद्य निषेध का प्रयास कुछ स्टेट ने किया, लेकिन लोग जो है चोरी से जो है ये मद्यपान करते रहे और ऐसी कंडीशन में सरकार का ये जो बहुत बड़ा राजस्व था उसमें कमी आ गई। तो इन दैट केस आप देखें कि मद्य निषेध ये सपना बुना गया था। इस दिशा में तमाम तरह के मद्यपान या जो बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइप की चीज़ें हैं, है ना, उन पर तो रोक लगाई जा रही है, लेकिन जो शराब वगैरह है इन चीज़ों को, हालांकि अल्कोहल के बारे में उसकी वकालत नहीं करना है। जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो सारे अल्कोहल लेते हैं। अंग्रेज लोग जिस तरह हम लोग पानी पीते हैं वैसे वो अल्कोहल पीते हैं। तो इसकी वजह यह है कि अल्कोहल जो होम्योपैथी चिकित्सा है वो पूरी अल्कोहल पर बेस्ड है। तो इन दैट केस जो अल्कोहल है अगर उसको सही मात्रा में एज ए ड्रग के यूज किया जाए तो उसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन लोगों ने इसे व्यसन बना दिया, आदत बना दिया। तो इन दैट केस सरकारें इसको काफ़ी कुछ कंट्रोल करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि अगर इसको वो पूरी तरह रोक देंगी तो इन दैट केस जो बड़ा राजस्व है जिसका पैसा आप ही के कल्याण में सरकारें खर्च करती हैं तो उस राजस्व की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। नेक्स्ट आप देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बाकायदे 1969 में इंदिरा गांधी ने पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, फिर बाद में 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब आप देखें बैंकों की संख्या घटाई जा रही है और उन्हें प्राइवेट सेक्टर में यानी ले जाया जा रहा है। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। आई थिंक जब हम प्राइवेट सेक्टर में पूरी तरह बैंकों को ले जाएंगे तो वो पब्लिक कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं से हाथ। इंदिरा जी ने क्यों ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? क्योंकि सरकार जब गरीबों के लिए कोई योजना बनाती थी तो चूंकि प्रबंधकरण प्राइवेट होता था तो बैंकों के जो मैनेजर्स जो उनके ऊपर के टॉप टीम पर बैठे हुए हैं वो लोग मना कर देते थे कि हम सरकार की योजनाओं को अपने यहाँ से संचालित नहीं करेंगे। इसलिए इंदिरा जी ने 1969 में बाकायदे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हमने एक सम्मिलित ज्वाइंट सेक्टर को अपनाया जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की बराबर से सहभागिता हो। तो आप देखें दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर में अब उद्योग धंधे स्थापित किए, लोहे से लेकर तमाम चीज़ों के बड़े बड़े कल कारखाने बनाए गए और वो सरकार ने स्वयं खोले जिससे वो मजदूरों को अधिक से अधिक वेतन दे सकें और अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकें। तो यहाँ आप देखें कि ये जो बैंक व उद्योगों का राष्ट्रीयकरण है वो पब्लिक वेलफेयर में था, जनता के कल्याण के लिए था। और आफ्टर ऑल अब वो बात अलग है कि प्रेजेंट कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा ले जाया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा ले जाने से क्या होगा कि मजदूरों के हित प्रभावित होंगे, उनकी सैलरी प्रभावित होगी, है ना, और पब्लिक सेक्टर में रहने पर उनकी सैलरी अधिक रहेगी और साथ ही साथ सुविधाएँ भी अधिक रहेंगी। आज हम अपने पड़ोस में देख लें कि बाकायदे एल्गिन मिल, लाल इमली मिल, ये सारी मिलें बंद पड़ी हैं जो सब पब्लिक सेक्टर में थी और सभी सरकारी कर्मचारी थे, उन्हें बड़ी पगार और वेतन मिलता था। आज आप देखें जो ऐसी कंडीशन में उस समय उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था और उसके पीछे सपना यही था कि जो नीति निर्देशक तथ्यों में कहा गया है कि असमानता को ये राज्य और केंद्र सरकार का दायित्व है कि पब्लिक के बीच में ज़्यादा असमानता ना रहे, परस्पर समानता हो, उसके लिए इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। वो बात अलग है कि अब धीरे धीरे हम पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप देखें न्याय सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए आप देखें सबसे पहले अगर राजनीति विज्ञान में हम लोग देखें तो मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में ये बात कही थी कि अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका ये दोनों मिलकर रहेंगे तो पब्लिक को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 50 में बाकायदे न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा गया है। और वर्तमान समय में आप देखें
कि बाकायदे कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक है। लेकिन इधर हम ये भी देख रहे हैं कि कार्यपालिका बराबर ये कोशिश कर रही है कि न्यायपालिका को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए, जिससे उनके फेवर में कानून पास है ना। तो आज हमारे लेक्चर का यही विषय था। अब जहाँ तक आलोचना का सवाल है तो यही है कि इनके पीछे न्यायिक शक्ति नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा हथियार इनके पीछे जो है वो आप लोग हैं, जनमत है। क्योंकि हर 5 वर्ष में इलेक्शन होते हैं। अगर आप देखते हैं कि इन कामों में कोई सरकारें कटौती कर रही हैं तो इन दैट केस हम उन्हें सबक सिखा सकते हैं। इसलिए आप देखें सरकारें भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहती और वो बराबर प्रयास कर रही हैं कि नीति निर्देशक तथ्यों को ज़्यादा से ज़्यादा इनका क्रियान्वयन हो और अधिक से अधिक बढ़ावा देने का प्रयास कर रही हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ